बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी इश्क जिन। दाइस सुन कहाँ है? तंदोल दाइस को ढूंढता हुआ उसे आवाज़ें देने लगा। लकड़ी की पुरानी खिड़की के पास चांद को देखता दाइस तंदोल की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ लपका। क्या बात है, ऐसे क्यों चीख रहा है? हैकल बुला रहा है। तो उसने बुलाने के लिए तुझे भेज दिया। तलाशमती ताकत से भी तो बुला सकता था। सवाल बाद में करना मेरे बाप। अब चल, सबको इकट्ठा किया है उसने जिरगे में। बहुत गुस्से में लग रहा है। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है? चल चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद की और मुंह में मंतर पढ़कर जिरगे में पहुंच गए, जहां हैकल पत्थर की बनी चट्टान पर बड़ी आबोताब से बैठा हुआ था। आ जाओ दाइस, तुम्हारा ही इंतज़ार था। बहुत हो गया, तुम हमेशा भूल जाते हो कि तुम एक जिन हो और तुम्हारी कुछ हदूद हैं। इन सब में बहुत मकबूल होने की वजह से मैं तुम्हें बख्श देता आया हूँ, मगर अब नहीं। अब बहुत हो गया। अब तुम्हें कानून तोड़ने की सज़ा मिलेगी और ये सज़ा बहुत भयानक होगी तुम्हारे लिए। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद से तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। और सज़ा ये है कि तुम आज से आम इंसान की तरह 41 दिन गुजारोगे और तुमसे तुम्हारी तमाम तलिस्माती ताकतें छीन ली जाएंगी। उसकी सज़ा सुनकर पूरे जिरगे में खामोशी छा गई थी। मैं वहाँ कैसे? अभी उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि हैकल ने एक मंत्र पढ़कर उसे इंसानों की दुनिया में भेज दिया। एक आम सा इंसान बनकर वो इंसानों के अंदर खड़ा था। इधर उधर देखता वो पैर से पत्थर को आगे की तरफ ठोकर मारता आगे की तरफ बढ़ दिया। इंसानों की इस गहमा गहमी में उसका दिल घबरा रहा था, मगर वो मजबूर सा जीन्स की जेब में हाथ डाले इधर उधर फिर रहा था। दोपहर की इस धूप में वो इंसानों की दुनिया में भटकता हुआ आखिरकार एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया। इस आदमी को अकेला काम करता देख उसके अंदर की ताकत ने उसे जोश दिया और वो इस आदमी के पास चल दिया। क्या आपको एक मुलाजिम की ज़रूरत है? बगैर तमीद बांधे वो सीधा मुद्दे पर आया। हाँ है, मगर तुम्हें कैसे पता? वो उधेड़ उम्र का शख्स सीधा होकर उसकी तरफ मतवजा हुआ। मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लो। मगर मैं कैसे रख लूँ? तुम दवाइयों के बारे में कुछ जानते भी हो? हाँ जानता हूँ, पूछ लो जो पूछना चाहते हो, वो इधर उधर देखते हुए बोला। उसका ऐसा रोबो एतमाद देखकर वो आदमी उसे काम पर रखने के लिए आमादा हो गया। ठीक है, मगर मैं बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस रहने के लिए जगह और 2 वक्त का खाना दे देना। मगर मैं तुम्हारे इस स्टोर में ही रह लूँगा। वो इस शख्स की बात काट कर बोला। वो आदमी अब तशवीश में आ गया था कि उसे कैसे मेरी बात का पहले ही इल्म हो रहा है, मगर फ़ायदे का सौदा देखकर वो चुप कर गया। नाम क्या है तुम्हारा? स्नाबुल, वो 2 टोक लहजे में बोला। और तुम्हारा? असलम। मगर चलो ये डब्बे यहाँ से उठाकर वहाँ ऊपर रख कर आओ और फिर दुकान की सफाई करो। कहता वो अपने काम में लग गया। तभी आहिस्ता आहिस्ता दुकान में ग्राहकों का रश पड़ने लगा। वाफर मिकदार में लोगों को देखकर उसका दम घुटने लगा। उनसे आती खुशबू से उसे उलझन महसूस हो रही थी, मगर वो मजबूर था। उसे 41 दिन हर कीमत में गुजारने थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। जोहर की अजान हो चुकी थी। तभी वो आदमी बोला, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, तुम स्टोर का ख्याल रखना। ठीक है, मगर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना मंगवा दो। अच्छा ठीक है, कहकर वो सामने नुक्कड़ पर मौजूद अपने घर की तरफ बढ़ा। इफ़त बेगम, वो दरवाजे के अंदर जाते हुए जोर से बोला। महरपोश कहाँ है? जी चचा जान, इधर हूँ, किचन में रोटी पकाती महरपोश ने बुलंद आवाज से कहा। दुकान पर मुलाजिम रखा है, उस तक रोटी पहुंचा दो, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कहकर वो घर से चल दिए। चचा जान की बात की तरफ ध्यान होने की वजह से तवे पर मौजूद रोटी जल गई। जली रोटी देखकर इफ़त बेगम ने उसके मुंह पर जोरदार तमांचा दे मारा। तेरे मरे बाप की कमाई आती है क्या? या वो कब्र से निकलकर पैसे देकर जाता है, जो मेरे शोहर की हक हलाल की कमाई को ऐसे उजाड़ रही है? खुद तो सुकून से मर गए हैं और हमारी जान को अजाब डाल गए हैं। अब मर, बाहर उस मुलाजिम को खाना देकर आ। उसे सालन डाल कर देती वो हकारत से बोलती हुई बाहर निकल गई। वो चुपचाप सी सर पर दुपट्टा लेती स्टोर की तरफ बढ़ गई। सुर्ख सफ़ेद सी बालों को चोटी में बांधे 2-3 आवारा लटें चेहरे पर डाले वो नाजुक सी तीखे नकुश वाली लड़की दुपट्टा सर पर डाले आती देखकर वो वही दिल हार बैठा। उस तिलिस्माती सी शख्सियत को देखकर वो ये भी भूल गया
कि वो किस वजह के लिए यहाँ आया है और वो बहुत जल्द चला जाएगा। तुझे पाने की नहीं थी कोई मखसूस वजह, बस बात इतनी है कि तुम दिल को अच्छे लगे थे। खाना काउंटर पर रखकर वो अभी वापस मुड़ी ही थी कि उसने एकदम से उसे रोका। तुम्हारी गाल पर क्या हुआ है? उसकी आवाज सुनकर एकदम से मुड़ी और फटी आंखों से उसके चेहरे को देखने लगी। कुछ नहीं हुआ है, आप खाना खाइए। अच्छा, मुझे लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है। नहीं, वो एकदम से भौंचक्का रह गई। आज कोई पहला था जिसने उससे उसके बारे में पूछा था। कान में बाली भी नहीं है, लगता है गिर गई होगी, जाकर पहन लो। तभी मेहरपोश ने अपने कान को छुआ, वाकई उसमें बाली मौजूद नहीं थी। कुछ जवाब दिए बगैर वो फौरन से बाहर की तरफ लपक गई। तभी उसने दोबारा उसे आवाज दी। जी? वो बगैर मुड़े सामने देखते हुए बोली। ये बर्तन ले जाओ, खाना बहुत लजीज था, कहकर वो स्टोर के अंदर दवाइयों के छोटे से कमरे में चल दिया। वो 2 से 3 मिनट में सारा खाना खत्म कर चुका था। देखकर वो हैरान थी। हैरत में तो बहरहाल उस खूबसूरत इंसान का अंदाज भी उसे डाल गया था, मगर वो चुपचाप घर जाने लगी और वो खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगा। वो प्यारी है, बहुत ही प्यारी सी इंसान, दाइस अपने दिल में बोला। तमाम तिलिस्माती ताकतें खो जाने के बावजूद भी इन ताकतों का कुछ न कुछ उस पर असर मौजूद था जो उसे कुछ न कुछ लम्हात के बारे में बाखबर कर रहा था। सारे काम करके वो अभी अपने लिहाफ में लेटी ही थी कि चचा जान ने उसे आवाज़ दे ली। सर्दी से कांपता वजूद लिए उठकर वो बाहर आई, मगर उस शख्स को अपने चचा के साथ देखकर वो एकदम ठिठक गई। बाहर वाले ड्राइंग रूम में इसका बिस्तर लगाओ, स्टोर में ठंड है, बीमार हुआ तो ऐसे ही दवा का खर्चा होगा। कितना लालची और हवस परिस्त होता है इंसान, अपने मफाद के लिए क्या कुछ नहीं करता। वो भी सोच ही रहा था कि असलम उसकी तरफ रागिब हुआ। जाओ, लगा दिया है बिस्तर, लेट जाओ, सुबह 8 बजे स्टोर हो। अपने जहन में गर्दिश करते इन अल्फाजों को उसने खुद ही तोड़ा और ड्राइंग रूम में चल दिया, जहाँ वो ज़मीन पर बड़ी बेनियाजी से बिस्तर लगाकर खड़ी हुई थी कि उसे अपने पीछे देखकर एकदम से चौंक गई। आपको कुछ चाहिए? उसको अपनी तरफ गहरी नज़रों से देखता देख वो घबरा कर बोली। हाँ, चाहिए है, वो मुख्तसिर बोला। जी कहिए, तुम्हारा नाम क्या है? जी, तुमने पूछा कुछ चाहिए तो मैंने बता दिया कि क्या चाहिए, अब बताओ। मेहरपोश, वो लड़खड़ाती ज़बान से बोली। मेहर प्यारा नाम है। उसके मुंह से मेहर सुनकर वो एकदम से पलटी। एक अरसे बाद किसी ने उसे मेहर कहा था। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली। उसकी आंखों का सहर देखकर वो फौरन कमरे से निकलकर अपने लिहाफ में आ गई। ये क्या था? कैसी अजीब कशिश थी उस इंसान के चेहरे में। कैसा वजूद है, जैसे मानो उसकी आंखों में कोई मकनातीसी ताकत हो जो उसकी आंखों में देखने वाले को अपनी तरफ खींचती है। अल्लाह की पनाह, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। पहले जिंदगी कम मुश्किल है जो और करनी है। करवट लेती, दुरूद शरीफ पढ़ती, आंखें मूंद गई। इंसानों की दुनिया में आए उसे 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर दिन ब दिन उसे वो अच्छी लड़की और अच्छी लगती जा रही थी। खुद की हकीकत को भूले वो उस अच्छी लड़की के ख्वाब सजाए बैठा था। अम्मी जान, ये लड़का कौन है जो ड्राइंग रूम में है? इकरा जो 1 हफ्ते बाद हॉस्टल से आई थी, ड्राइंग रूम में लड़का देखकर फौरन अपनी अम्मी से मुखातिब हुई। तुम्हारे अब्बू ने मुलाजिम रखा है, तो वो जब तक सर्दी है यहाँ सोएगा और गर्मी में स्टोर में सो जाया करेगा। हाय अम्मी, अपने इस लड़के को देखा है, वैसे दिखने में ऐसे लगता है जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। अच्छा चुप कर और उस कलमुही को कह जाकर नाश्ता दे या भूखा मारेगी। कमरे की ओट में खड़ा वो दोनों माँ बेटी की गुफ्तगू सुन रहा था। तभी उसकी वो प्यारी इंसान नाश्ते की ट्रे उठाकर इफ़त बेगम के पास लाई। मर गई थी क्या जो इतनी देर लगा कर आई है? पैर से ठोकर मारते हुए वो मेहर पर बरसी। नहीं, वो उस स्टोर वाले लड़के के लिए भी नाश्ता बनाना था तो इस वजह से देर हो गई। अच्छा जा मर, उसको खाना दे। अभी इफ़त बेगम की बात ख़त्म नहीं हुई थी कि उनकी छोटी बेटी इकरा ने फ़ौरन हुक्म दिया, सुनो, नाश्ता देकर मेरा कपड़े धो देना। अपने आंसू पीती वो दूसरी खाने की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में पहुंची, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद वो बाहर बढ़ी ही थी कि उसने पीछे से आवाज़ दी, नाश्ता नहीं करवाओगी मेहर? उसकी आवाज़ पर वो पलटी, मगर आप तो थे ही नहीं। मगर अब यहाँ कैसे? मैं यही था, वो कोने में बिस्तर रख रहा था, तुमने देखा ही नहीं। अच्छा ये आपका नाश्ता। रख दो, ये तुम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं और तुम इतना बर्दाश्त क्यों करती हो? सारा दिन उनका काम करती हो और फिर इतने ताने और तंज बर्दाश्त करती हो, क्यों?
जब माँ बाप का साया सर से उठ जाए ना तो फिर ऐसे ही होता है। वो बेचारगी से कहती बाहर की तरफ बढ़ी। मुझसे शादी करोगी महर? वो बगैर लगाई बुझाई के साफ गो अंदाज में बोला। शादी? वो हक्की बक्की सी उसकी तरफ देखने लगी। देखो जितने जुल्म तुम पर होते मैंने देखे हैं। मैं इतना वादा करता हूँ कि ऐसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी मर्जी की सांस लोगी तुम मेरे साथ, ये मेरा वादा है। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, मगर उसकी आंखों का सहर उसके दिल को धड़का गया था। तभी वो भागकर वहां से बाहर किचन में आ गई और वो स्टोर चल दिया। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या उसकी आंखों में क्यों ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? या अल्लाह मेरा साथ दें, क्यों मेरे दिल में ऐसे खदशात डाल रहे हैं? वो स्टोर में खड़ा किसी को दवा दे रहा था। एकदम से उसका जिस्म कांपने लगा। गर्दन में जोर सा दर्द पाकर वो स्टोर में मौजूद एक कमरे की तरफ चल दिया। पसीने से शराबोर जिस्म पर एकदम से कपकपाहट जारी हो गई और कुछ ही मिनट में वो अपनी दुनिया में पहुंच गया। हैकल के सामने खड़ा वो हक्का बक्का था। अभी 41 दिन पूरे तो नहीं हुए हैं। हाँ, मगर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो। हैकल प्लीज मुझे जाने दो। उसी दुनिया में मैं इंसानों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इंसान बना दो, इंसानों के साथ या फिर उस लड़की के साथ। तुम कौन हो, क्या हो, वहाँ क्यों थे? भूल चुके हो क्या? मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मुझे उसके साथ रहने दो प्लीज। मुझे दोबारा इंसान बना दो। नहीं, हरगिज नहीं। जाओ यहाँ से। इस जिरगे में भेजकर वो खुद इंसानों की दुनिया में चल दिया और उस हसीन लड़के को उठाकर कैद कर लिया। तुम कौन हो और मुझे ये कहाँ ले आए हो? छोड़ दो मुझे। वो एक लंबे से पिंजरे में बंद लहरा रही थी। पूरे जिरगे के लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि हैकल कोई इंसान लड़की को उठा लाया है। लकड़ी के मेज पर वो गुमसुम सा बैठा था जब तंदोल ने उसे आकर बताया हैकल ने किसी इंसान लड़की को कैद कर लिया है और अब वो उस पर जुल्म कर रहा है। क्या? दाइस एकदम से सुनकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा ठीक है। अपना रूप बदलकर वो मंत्र पढ़कर जिरगे में पहुंचा जहां वो उसे काले रंग के बेल्ट से मार रहा था। उसको तड़पता देखकर उसका दिल कटने लगा। अपने एक मुलाजिम के सुपुर्द उस लड़की को करके वो जिरगे में पत्थर के बर्नर पर आ बैठा। हैकल को अकेला देखकर दाइस अपनी असल सूरत में वापस आकर उसके पास बैठ गया। तुमने इसे क्यों कैद किया है? तुम्हारे लिए कैद किया है ताकि मैं उसे मार सकूं। वो मरकर अमर हो जाएगी, फिर वो कभी नहीं मरेगी और इसी दुनिया में वो तुम्हारे साथ रह सकेगी। ये बात मैं भी जानता हूँ, मगर मैं उसे ऐसे तशद्दुद में नहीं रहने दे सकता। वो इंसानों की दुनिया में भी तकालीफ में रहती है और यहाँ भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मगर तुम जैसे तड़प रहे हो ऐसे तुम यहाँ के सब लोगों को मेरे खिलाफ कर दोगे, इसलिए यही बेहतरीन हल है। अब तुम यहाँ से जाओ वरना मैं ये बात उसे बता दूंगा। जो रूप बदल कर खड़ा था वो दाइस था और वो जिन है। वो आंखें भींचे बेयारो मददगार सा वापस आ गया, मगर दिल था कि उसकी तकलीफ में कांप रहा था। दर्द और तकलीफ को खुद में दबाते उसे 3 दिन गुजर चुके थे, मगर रोज उसकी हालत को अबतर होता देख उसे चैन नहीं आ रहा था। तभी वो काली रात घटाओं भरे आसमान को देखकर उठ खड़ा हुआ और हैकल के पास पहुंच गया। हैकल, मुझे बात करनी है। कहो क्या कहना है? तुम उस लड़की को आज़ाद कर दो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, ना ही इस बात का कोई जिक्र करूंगा। तुम सही सलामत जहाँ से उसे उठा कर लाए हो वहाँ बिल्कुल सही सलामत पहुँचाओ। हा हा हा, उतर गया मोहब्बत का जुनून। ठीक है तुम जाओ। जवाब सुनकर वो चुपचाप वापस आ गया। लो लड़की, तुम्हारी सजा खत्म हुई। उस अधमुई लड़की का हाथ थामे वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ाया। इधर उधर घूमता वो उस गार के पास पहुंच गया जहां हैकल अक्सर रात के पिछले पहर में आया करता था। बहुत से जिन्नात वहां आते थे, मगर वो पहली बार आया था। गार में इधर उधर देखता वो एक काले रंग के पत्थर से टकराया। आह, ये किसने रखा यहाँ पर? कहता वो उसकी तरफ झुका, मगर उसे देखकर झटका लगा। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक भारी भरकम काली किताब थी, जिसे देखकर वो उसके सफ़हात पलटने लगा। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जहाँ उस सफ़े को पढ़कर वो दिल से मुस्कुरा उठा। वो जीत गया था। उसकी मोहब्बत अब सुरखरू होने वाली थी। वो इधर उधर फिरता सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण नजर आई वो दौड़कर हैकल के पास गया और उसके पैरों में बैठ गया। हैकल, आप हम सब के सरदार हैं। आपने जो कहा मैंने वो किया, यहाँ तक मोहब्बत में कुर्बान कर दी। मगर सिर्फ एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए मुझे इंसानों की दुनिया में जाने दो। मैं उसके बाद कभी नहीं कहूँगा कि मुझे जाना है। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है जाओ, मगर ये ताकतें यहाँ ही छोड़कर जाना होंगी। हाँ, बस एक ताकत दे दो, वो ये कि मैं खुद वापस आ जाऊँगा। 24 घंटों में ये ताकत मुझ में रहने दो। अगर ना आया तो तुम अपनी ताकत से बुला लेना। ठीक है जाओ। हैकल, अब मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ से कभी नहीं वापस ला सकते।
अब मैं सिर्फ उसका बनकर रहूँगा। वो मेरी अच्छी इंसान और मैं उसका अच्छा इंसान होऊंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि इंसानी वजूद में अगर मैं आबे हयात पी लूँ तो मैं फिर कभी जिन नहीं बन सकूंगा। चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए वो आंखें बंद किए मंत्र पढ़कर इंसानों के उस दुनिया की गार में आ गया जहाँ आबे हयात बहता था। मुट्ठी भरकर उसने उस चश्मे से पानी पिया और एक लर्जिश के साथ तमाम कुव्वतें उसके जिस्म से रूह पोश कर गईं। गहरा सा सांस लेकर अब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। 2 घंटे सफर करने के बाद वो उसके घर के बाहर पहुंचा, मगर मंजर देखकर वो हैरान रह गया। महल के इर्द गिर्द लोग जमा थे और वो अपनी चची की मिन्नतों समाजत कर रही थी कि वो किसी शहर में गिरफ्तार थी। वो खुद कहीं भी नहीं गई थी। वो नहीं जानती थी वो कौन थी। वो नहीं जानती थी वो कौन थे जो उसे ले गए और उसे मारा पीटा, मगर जिस्म पर एक निशान भी न होने की वजह से कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। सब उसे बद किरदार और बदचलन के नाम से पुकार रहे थे। हैकल, तुमने ठीक नहीं किया इसको कैद करके। तुम्हारी वजह से आज बात उसके किरदार पर आई है। तभी वो उस भीड़ में आगे बढ़ा, जमीन पर बैठी मेहरपोश को दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया। सनाबुल, तुम कहाँ थे? असलम साहब सनाबुल को देखकर चौंक गए। जहाँ भी था आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। और तुम किनकी मिन्नतें और समाजतें कर रही हो? जिनके घर का सारा दिन 24 घंटे काम करती हो, मार सहती हो, जख्म सहती हो। ये क्या जाने तुम कौन सा हीरा हो। ये सिर्फ तुम्हें कोयला समझते हैं, वो कोयला जिसे आग में डालकर झोंक दिया जाता है। और ये सब तुम्हें तुम्हारी इज्जत नफ्स को तुम्हारी तजलील कर करके कुचल रहे हैं, ताकि तुम बिन सांसों के वो पल गुजार लो जो तुम्हें इस दुनिया में गुजारने हैं। जिनके साथ सारी उम्र गुजारी, 2 दिन घर से क्या गई उनके नजदीक बदचलन हो गई। इतने अरसे में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं ना? मगर फिर भी ये लोग तुम पर एतबार नहीं करते, तुम्हारी इज्जत नहीं करते। जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रहने से बेहतर है इंसान जहर खा कर मर जाए। अगर उनमें रहना है तो कोई जहर खा लो, क्योंकि वो ज्यादा बेहतरीन होगा। और क्या कह रहे थे आप? इस बदचलन आवारा को कौन अपनाएगा? तो मैं अपनाऊंगा। मैं अभी निकाह करूंगा। आप निकाह ख्वां को बुलाइए। ये आप लोगों के लिए कल मुही है, अपने घर का नाम बदनाम कर चुकी है ना, तो ये कभी भी आपको आपके सामने नजर नहीं आएगी। मैं आने ही नहीं दूंगा। आज मर जाएगी ये तजलील सहने वाली, दूसरों की खातिर अपनी खुशियाँ तबाह करने वाली महर। अब से ये सिर्फ सनाबुल की पाक दामन महर पोश होगी, जो सिर्फ अपने लिए जिएगी, है ना? सनाबुल ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे इकरार तलब किया। अपनी आंखों को हल्का सा झुकाकर वो इकरार करती उसके बाजुओं में सिमट गई।